नमस्कार। आज बात करेंगे आशुतोष राणा की लिखी किताब मौन मुस्कान की मार के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां व्यंग्य की हल्की सी मुस्कान समाज की गहरी सच्चाइयों पर बहुत जोरदार मार करती है। ये किताब हमें कुछ ऐसे किरदारों से मिलवाती है जो इतने अजीब हैं कि आपको लगेगा, अरे ये तो सच ही हो सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, है ना? सच जो है वो अक्सर आईने की तरह होता है और कभी कभी चुप भी सकता है। और उसे कहने का तरीका वो तो रिश्तों में गांठ तक डाल सकता है। तो फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां सच भी अपनी जगह पहुंच जाए और सुनने वाले का दिल भी ना दुखे? इस किताब के हिसाब से हाँ, एक बहुत ही शानदार और असरदार रास्ता है। और वो जवाब है व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक कला है। सच्चाई को आप कह सकते हैं शक्कर में लपेट कर परोसने की कला। ये किसी इंसान या फिर किसी सिस्टम की खामी को इस तरह से सामने रखता है कि बात भी पूरी हो जाती है और किसी की भावनाओं पर सीधी चोट भी नहीं पहुंचती। सच कहने का ये शायद सबसे सुंदर तरीका है। और देखिए लेखक इस कला को कितने कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, किसी को काणा कहना कितना अपमानजनक है, लेकिन अगर उसे समदर्शी कहा जाए, यानी जो सबको एक नजर से देखता है, तो बात की गहराई भी बढ़ गई और इज्जत भी रह गई। कमाल है ना? इसी तरह किसी बहरे को अल्पश्रुत कहना या किसी गूंगे को आत्मभाषी कहना, यही तो है व्यंग्य की असली ताकत। तो चलिए अब व्यंग की इस दुनिया में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, लामचंद। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, एक ही जुनून, जो सत्ता के एक चमकते हुए प्रतीक से जुड़ा हुआ था। अच्छा, इनका किस्सा बहुत दिलचस्प है। लामचंद का असली नाम था रामचंद, लेकिन बचपन से ही उनकी जबान र को ल बोलती थी। जो बात बचपन में सबको प्यारी लगती थी, वही बड़े होकर मजाक का कारण बन गई। तब उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने कानूनी तौर पर अपना नाम ही बदलवा लिया और रामचंद से बन गए लामचंद। मतलब अपनी कमजोरी को ही अपनी पहचान बना लिया। तो लामचंद ने राजनीति में कदम रखा, पर उन्हें किसी पद या मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं था। उनका तो बस एक ही इश्क था, लाल बत्ती। गाड़ी के ऊपर लगी वो लाल बत्ती। और जुनून भी ऐसा वैसा नहीं, जुनून ऐसा कि वो गाड़ी के टायरों की आवाज से ही पहचान लेते थे कि ये लाल बत्ती वाली गाड़ी है या नहीं। उनका मानना था कि मंत्री तो आते जाते रहते हैं, पर ये जो लाल बत्ती है ना, ये अमर है। असली माई का लाल तो वही है जिसे लाल बत्ती नसीब हो। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। उन्होंने अपनी सियासत के पूरे 30 साल सिर्फ एक लाल बत्ती वाली गाड़ी के इंतजार में गुजार दिए। ये उनके लिए कोई लालच नहीं था, ये तो एक तरफा मोहब्बत थी, एक जुनून था। वो कहते थे कि कोई भी ज्योतिषी जब उनकी कुंडली देखता है तो उसे बस एक ही चीज घूमती हुई नजर आती है, लाल बत्ती। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। 30 साल की तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें एक सरकारी समिति का सदस्य बना दिया जाता है और उन्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है। और चमत्कार देखिए, उस नियुक्ति पत्र को पढ़ते ही खुशी के मारे उनकी जुबान का र ठीक हो जाता है। वो रामचंद्र और राष्ट्रपिता जैसे शब्द एकदम साफ बोलने लगते हैं। लेकिन किस्मत का व्यंग्य देखिए, ठीक उसी दिन सरकार पूरे देश में वीआईपी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने पर पाबंदी लगा देती है। सोचिए, जिस एक चीज के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वो मिली और मिलते ही छिन गई। चलिए अब दूसरे किरदार की तरफ बढ़ते हैं, आत्माराम विज्ञानी। ये एक आधुनिक तांत्रिक हैं जो शमशान के भूतों को छोड़कर अब एक नई नस्ल के भूतों से निपटते हैं। आत्माराम बताते हैं कि पहले वो शमशान में मृत आत्माओं का इलाज करते थे। उनका ठिकाना, उनकी संख्या सब पता होती थी। पर अब वो शहर में जीवित आत्माओं का इलाज करते हैं। और ये जीवित भूत ये सोशल मीडिया पर रहते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं है। ये पल में अपना नाम, अपना रूप, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी बदल लेते हैं। और ये मरे हुए भूतों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये इस किताब की सबसे तीखी लाइनों में से एक है। आत्माराम के मुताबिक आज के दौर में लोगों ने जीते जी भूत बनने का हुनर सीख लिया है। ये जो इंटरनेट वाले भूत हैं ना, ये किसी की भी जीती जागती कब्र खोदने में और गढ़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर होते हैं। तो इन जीवित भूतों यानी इंटरनेट ट्रोल्स के हथियार क्या हैं? ये समाज की नज़रों में आपको ऐसा बना देते हैं कि आपकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। ये आपको अपने ही घर में अकेला महसूस करा देते हैं। और क्योंकि ये गुमनाम नकाब के पीछे छुपे होते हैं, इसलिए कानून भी इन तक नहीं पहुंच पाता।
और मशहूर होने का सबसे आसान रास्ता, किसी पहले से मशहूर इंसान की इज्जत पर कीचड़ उछाल दो, रातों रात चर्चा में आ जाओगे। अब पेश हैं तीसरे और शायद सबसे अनोखे किरदार, बिस्पाद गुधौलिया। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी एक निजी तकलीफ को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। बिस्पाद गुधौलिया एक पहलवान थे, जिनकी जीत का राज किसी दांवपेंच में नहीं बल्कि उनके पेट में था। दरअसल बचपन से ही उनका पाचन तंत्र थोड़ा गड़बड़ था। नतीजा ये हुआ कि कुश्ती के दौरान जब वो किसी पहलवान को अपनी पकड़ में लेते तो अनजाने में एक खामोश लेकिन बेहद जहरीली गैस छोड़ देते थे। अब सामने वाला पहलवान उस गैस चेंबर से निकलने के लिए हार मान लेना ही बेहतर समझता था, और इस तरह बिस्पाद अजेय बन गए। और मजे की बात यह है कि कहानी यहीं नहीं रुकी। बिस्पाद ने अपनी इसी कला का इस्तेमाल वकालत में भी किया और बेलभीर के नाम से मशहूर हो गए। वो जानबूझकर खचाखच भरी अदालत में अपना केस रखते। उनके कोर्ट रूम में आते ही ऐसा माहौल बनता कि जज साहब बेचैन होकर केस से जल्दी छुटकारा पाने के लिए फटाफट जमानत दे देते थे। ये लाइन बिस्पाद की कहानी का सार है। हम सब कहते हैं कि कानून अंधा होता है, पर बिस्पाद का जो अस्त्र था वो न तो दिखाई देता था न सुनाई देता था, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। किताब कहती है कि गंध में विवेक को भटकाने की जबरदस्त ताकत होती है, और शायद इसीलिए न्याय की देवी को सिर्फ आंखों पर ही नहीं, नाक पर भी पट्टी बांधने की जरूरत है। तो लामचंद, आत्माराम और बिस्पाद ये सिर्फ 3 मजेदार किस्से नहीं हैं। जब हम इन कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी तस्वीर उभरकर सामने आती है। लामचंद की कहानी हमें दिखाती है कि हम असलियत से ज्यादा पद और रुतबे के खोखले प्रतीकों के पीछे कैसे भागते हैं। आत्माराम की दुनिया हमारी डिजिटल जिंदगी के उस विरोधाभास को सामने लाती है जहां हम हजारों लोगों से जुड़े होकर भी एकदम अकेले हैं। और बिस्पाद, वो तो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सफलता और प्रभाव पाने के रास्ते कितने ऊटपटांग, कितने अतार्किक हो सकते हैं। तो दरअसल ये किताब सिर्फ हंसाने के लिए नहीं लिखी गई है, ये एक आईना है। इन किरदारों के जरिए लेखक हमें हमारा ही समाज, हमारी अपनी कमजोरियां, हमारे अपने जुनून और हमारी अपनी नादानियां दिखा रहे हैं। बस ये सब कुछ हास्य और व्यंग्य के पर्दे के पीछे से दिखाया जा रहा है। और आखिर में ये किताब एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हम सब भी व्यंग्य का ये चश्मा पहनकर अपने चारों ओर देखें तो हमें कितने लामचंद, आत्माराम और बिस्पाद नजर आएंगे। शायद हमारे दफ्तर में, हमारे मोहल्ले में, सोशल मीडिया पर, यो क्या पता खुद हमारे ही अंदर।